हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके चैनल हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आदिकाल का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहीं से आप आदिकाल के साहित्य आदिकाल मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास की आप आदिकाल से ही शुरुआत करते हैं। और आदिकाल के मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से तैयारी भी की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जब इसमें आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी जो है नोट्स जो आपने तैयार किए हैं, जो एमसीक्यू आप तैयार कर रहे हैं, इनमें से कोई तथ्य ऐसा होगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो वो तथ्य हम लेकर आपके लिए आए हैं इस वीडियो में। पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आपका पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम की जो है डेट तो आ चुकी है। आपके एडमिट कार्ड भी जल्दी ही जारी हो जाएंगे, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए। और जो दोस्त आज ही चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जब वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही है दोस्तों। लेकिन जो मैं तथ्य आपने तैयारी कर ली है, एक बात फिर कहना चाहूँगी कि अब मैं जितने भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी सारी ही ऐसी महत्वपूर्ण तथ्य से लेकर आऊँगी। ये मुझे किसी दोस्त ने ही, आप जैसे दोस्त ने ही सुझाव दिया था कि मैडम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आइए। एमसीक्यू तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो है हमें जो है ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कुछ छूट जाए। तो आप एक मतलब वीडियो में 2-3 वीडियो में एक कोई सारे ही टॉपिक क्लियर कीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपके लिए आदिकाल लेकर आए हैं। जल्द टाइम वेस्ट ना करते चलिए करते हैं शुरू। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मुझे लगता है ये बिल्कुल नया कथन है आपके लिए। उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का अपने इतिहास में विवेचन करने वाले, हम उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले विद्वान राहुल साकृत्यायन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। उत्तर अपभ्रंश है आरंभिक हिंदी। जानते थे आप? शायद नहीं। शीर्षक संगण ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? जानते हैं आप, मुझे पता है। पुष्य या पुण्य को माना है। राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ये भी आपको पता है। जो पता है, मुझे पता है कि आपको ये चीज़ें पता हैं। जो नहीं पता है मैं बता सकती हूँ कि ये नहीं आपको पता है, ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शालिभद्र सूरी को। ये भी आपको मालूम है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया? ये भी शायद आपको मालूम हो। मोस्टली स्टूडेंट को शायद एक आधे ऐसे हों जिनको ना पता हो, तो नोट डाउन कर लें। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ये भी आप लोगों को पता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है? शंभू को। ठीक है, यहाँ पर सर्वसम्मत से विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सभी ने सरहपात को माना है, जिसको राहुल साकृत्यायन जी ने प्रथम कवि माना है। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स आपको ऐसे मिले जो आपकी नोटबुक में नोट डाउन नहीं है, तो उनको कर लीजिए। कुछ है तो क्या हुआ, आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एमसीक्यू से तैयारी तो सभी कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से भी थोड़ा पैटर्न चेंज करिए, इस तरीके से भी तैयारी कीजिए। सरहपा का समय कौन सा है? राहुल साकृत्यायन के अनुसार 769 है, और डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार 633 है। 633 है। हिंदी काव्य धारा में सरहपा की कुछ रचनाओं का संग्रह किसने किया है? तो वो भी राहुल साकृत्यायन ने ही किया है, हिंदी काव्य धारा में। ठीक है, नोट कर लीजिए, शायद नहीं पता था आपको। आगे देख लीजिए। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है? तो ये किसकी है? ये है अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक, जो कि 13वीं शती की रचना है। अब आपको इतना तो पता था कि अब्दुल रहमान की रचना है संदेश राशक, लेकिन शायद आपको नहीं पता था कि यह प्रथम रचना मानी जाती है किसमें? किसी भारतीय भाषा में, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पता ही है, अब्दुल रहमान को माना है। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है, तो वह सिद्धों की रचनाओं से माना जाता है हिंदी साहित्य का आरंभ, ठीक है। बाद में तो अभी तक लिखे जा रहे हैं। ग्रंथ रूप में हिंदी का प्रथम साहित्यिक रचना है शार्वाकाचार, जो कि देवसेन के द्वारा लिखी गई है। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? प्राकृत भाष हिंदी या अपभ्रंश कहा है। चलिए आगे देखते हैं। गिरिधर ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है, क्या मानी है? 1400 ईस्वी तक। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है? उन्होंने 1300-1800 ईस्वी तक। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है? 1343 ईस्वी तक।
सामान्यतः आदिकाल की अवधि मानी जाती है 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। तो मुझे लगता है यहाँ तक के जितने पॉइंट हैं इसमें से अधिकतर पॉइंट शायद आपके पास नोट डाउन नहीं थे, तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ये भी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपसे, क्योंकि उन्होंने तो एक आदिकाल आपको एक टॉपिक दे दिया है, आप कुछ भी पढ़िए उसमें, कहीं तक भी पढ़िए। सामान्यतः आदिकाल की अवधि मानी जाती है, हम कर चुके हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हम्मीर देव के समय तक किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ये भी पॉइंट आपके बहुत अच्छे हैं। उस समय जिसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दूहा या दूहा कहने से, ये सभी को पता है, ये कॉमन सा प्रश्न है, ये सभी को पता है। और ये किसने कहा है? कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कमन कथन किसका? आचार्य शुक्ल का। मुझे लगता है ये तो सभी को पता है, पीजीटी टीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं तो ये तो सभी को पता होना चाहिए भी। किस इतिहासकार ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य की हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया? यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। ये पॉइंट आपका लिए बहुत अच्छा है। आचार्य शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया था, वे कौन से ग्रंथ हैं? तो आपको इतना तो पता था कि इन्होंने जो आदिकाल का नामकरण किया है 12 ग्रंथों के आधार पर किया है। कौन सा नामकरण? वीरगाथा काल। अब ये ग्रंथ शायद आपको नहीं पता थे, ग्रंथ के नाम तो पता है लेकिन ये नहीं पता था कि ये 12 ग्रंथ कौन से हैं। अब आपको पता चल चुका है कि ये 12 ग्रंथ कौन से हैं। एक तो अपभ्रंश में ये चारों हैं, ये चीज़ आपको पता चल चुकी। अब देश भाषा काव्य कौन से हैं? देश भाषा काव्य देख लीजिए। कुमार रासो आप जानते हैं, बीसल देव रासो, चंद्रप्रकाश, जयमेघ चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, परमान रासो, खुसरो की पहेलिया, विद्यापति पदावली। जिन्होंने आदिकाल अच्छे से पढ़ा है वे सब रचनाओं के बारे में अच्छे से जानते होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका पॉइंट है आपका अपभ्रंश भाषा में 4 ग्रंथ, देशी भाषा में 8 ग्रंथ। तो वो टोटल जो हमने पीछे देखे हैं अपभ्रंश के 4 हैं और देश भाषा में 8 है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 12, जिनके आधार पर वीरगाथा का नाम दिया है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं आपके। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में किन किन ग्रंथों से सामग्री ली है ना? उन्होंने जो साहित्य लेखन किया है उसमें कौन से ग्रंथ? मिश्र बंधु विनोद, श्याम सुंदर दास कृत हिंदी कोविद, रत्नमाला, रामनरेश त्रिपाठी द्वारा कविता कौमुदी, वियोग हरिकृत द्वारा ब्रजमाधुरी सार, मिश्र बंधु विनोद द्वारा हिंदी कोविद, रतनमाला कविता कौमुदी, ब्रजमाधुरी सार। देखिए कितनी यूनिक आपको जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, ऐसे ही बने रहिए यूनिक जानकारी के लिए हिंदी मिरर के साथ। आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ अपभ्रंश में कौन कौन से हैं? ठीक है, कुछ अलग हटके आपको जानकारी मिल रही है, एमसीक्यू नहीं हो रहे हैं, लेकिन एमसीक्यू के ही तरह कहना चाहिए उसकी छाया आप पड़ रही है। अब यहाँ पर ग्रंथ आप देख लीजिए, यहाँ पर उनके ये लेखक हैं, रचनाकार हैं, इधर रचनाकार हैं, ग्रंथ के नाम हैं, इधर आपके रचनाकार हैं। तो इनको अच्छे से आप पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका तथ्य है, जो इंदु नामक कवि 6वीं शती की परमात्म प्रकाश तथा योगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है। ठीक है, ये तो पता था ये रचना इसकी, लेकिन आपको नहीं पता था अपभ्रंश में दोहा काव्य इनसे आरंभ होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों, जैनों एवं नाथों की रचनाओं को किसके अंतर्गत रखा है? उन्होंने अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल क्या मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। कहाँ मिलता है पहल? वल्लभी के धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के रचयिता हैं कौन है? वररुचि। बहुत अच्छा है ये वाला पॉइंट आपके लिए। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवट्टा। पंक्तियाँ किसकी हैं? पता ही है सबको, विद्यापति जी की ये पंक्ति हैं। अगला है, बालचंद विजा बहु भाषा नहीं लग गई दूजन हासा। पंक्तियाँ किसकी हैं? विद्यापति की हैं। ये पंक्ति तो मोस्टली सभी को पता है, शायद इस पंक्ति के बारे में नहीं आप जानते थे तो लिख लीजिए। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत देशभाषा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? उन्होंने बोलचाल की भाषा के लिए प्रयुक्त
किया है। ठीक है, वादी पुराण के उत्तर पुराण किसकी रचना है? पुष्प दंत की है। ये प्रश्न नेट के सिलेबस में कई बार आ चुका है ना, आप लोगों ने भी फेस किया होगा। लेकिन हम ये वाली रचनाएं पढ़ी ही नहीं थी, है ना। लेकिन जब पता चला अरे ये तो पुष्पदंत जी की रचना है, तो कहाँ से मिली? यहाँ से मिली हमें भी। किस किस सिद्ध कवि का एक और नाम सरोज वज्र भी है? किसका नाम है? सरहपा का है। सरहपा के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन इनका नाम सरोज वज्र भी है। सिद्धों की संख्या सभी को पता है, कॉमन है। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लीजिए, आपको पता है कि 84 सिद्ध हैं, लेकिन 84 के 84 सिद्धों के नाम शायद सभी को नहीं पता थे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 84 सिद्ध लेकर आई हूँ। 84 काउंट कर लेना भाई इनको, 84 हैं भी या नहीं, पर मुझे लगता है ये होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भरत मुनि ने लोकसभा को अपभ्रंश का नाम न देकर क्या कहा? उन्होंने देशभाषा कहा। सिद्धों के मुख्य सिद्ध थे सरहपा, शबरपा, लुप्या, डोम्पा, कड़प्पा, कुबरीपा, ततिपा। ठीक है, ये थे, लेकिन 84 सिद्ध ये हैं। देख लीजिए, 84 बैठेंगे, नहीं बैठेंगे तो बता देना और ले आएंगे आपके लिए। प्रमुख सिद्ध रचना है कौन सी है? इधर ग्रंथ है, इधर रचनाकार एवं परिचय है। दोहा कोश किसकी है? सरहपा की है। जाति से ब्राह्मण थे, राहुल साकृत्यायन के अनुसार। अगले पेज पे देखते हैं। जन्म इतना है इनका, इनके द्वारा 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। चरपद, शबरपा, डोम्बिपा, गीतिका, जोगचर्रा, श्रादी, कोपादे डोम्बिपा की है। ठीक है, इनका जन्म भी दिया गया है और जाति भी दी गई है, और इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे हैं इसके बारे में भी बताया गया है। और ये प्रश्न भी हमेशा बनते हैं कि डोम्बिपा पे कितने ग्रंथ लिखे हैं, तो इन्होंने 31 ग्रंथ लिखे, यानी कि 31, और कुछ यहाँ पर इन्होंने दिए हैं 32 ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का है। ठीक है, ये प्रश्न भी नेट के सिलेबस में कई बार आ चुका है। और जो आप परीक्षा पीजीटी टीजीटी आप देने जा रहे हैं, तो कई बार जैसे हम लोगों ने भी एग्ज़ाम दिए हैं पीजीटी टीजीटी, तो कई बार ये इस तरह के क्वेश्चंस भी उठाते हैं। सीधे आप हल्के, मतलब आप सोचें कि पीजीटी टीजीटी में इतना हाई लेवल का नहीं आता है, तो कभी कभी हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आप लो और हाई दोनों की तैयारी रखिए। सिद्ध कवि लुइपा के गुरु कौन थे? शबरपा थे। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? लुइपा की। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ? पूर्वी भारत में, बिहार, बांग्ला, उड़ीसा, असम। कड़प्पा जन्म यहाँ पर सब दे रखा है। ठीक है, इसको पोस्ट करिए और आराम से इसको पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको तथ्य बताऊंगी, ठीक है, बाकी जो पढ़ने का काम है उसको पढ़ लीजिए आप। चलिए अगले तथ्य पर चलते हैं। नादरा बिंदु, ना रवीना, शशि मंडल पंक्ति किसकी है? सरहपा की है। ये भी आपको मालूम होगी। पंडे सेवल सत्य बखड़ाई देई रुद्र बसंत ना जाड़ही अमणा गमन ना तेन बिकड़ही तो भी लुणिये जे पढ़िए हुए। ठीक है, हुआ पंडी पंक्तियाँ किसकी हैं? सरहपा की। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, लेकिन इतनी लंबी पंक्ति नहीं आती है, सिर्फ इतनी सी पंक्ति आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, लेकिन हो सकता है आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आप पंडित सऊल से ही समझाना कि सरहपा की पंक्ति है। नादना बिंदु से समझ जाना सरहपा की पंक्ति है। जयमन संचरे, ये भी सरहपा की, जयमन से ही समझ जाना, पवन से। तो इनके छोटे छोटे आप ना क्लू बना लो कि आपको ये पंडित सब समझ जाना सरहपा जी हैं, पवन से समझना सरहपा जी हैं, नादना बिंदु सरहपा जी हैं। तो यहाँ जितनी भी पंक्तियाँ हैं उन्हीं से संबंधित है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। 4-5 पंक्ति ली गई हैं यहाँ पर, सारी ही महत्वपूर्ण है पांचों की। ठीक है, फिर है कावा, तो कौवा से याद कर लीजिए, लुइपा की है, सिर्फ कौवा ही याद रखना लुइपा को। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए। सहजे धीर करी वारुणी, 7 पंक्तियाँ किसकी है? विरूपा की है। रुकुण अण कीजिए, मंत्र अण तंत्र पंक्तियाँ किसकी है? कड़प्पा की। हाँ, अण अण से समझ जाना कि कड़प्पा जी हैं। आगम यो पुराणे पंडित मान भेती, पक सिरफल आलियो जिमी बाहरेती भरमेती पंक्तियाँ कड़प्पा है। तो देखिए यहाँ भी अण से समझ जाइए। ये तो थोड़ा सा क्लू बता रही हूँ, लेकिन आपका अपना मेथड होगा याद करने का, तो आप उस मेथड से भी याद कर सकते हैं। नगर बाहिरे डोबी तोहिरी कड़िया, 6 पंक्तियाँ देखें, यहाँ भी कड़प्पा अड़ा अड़ा, जहाँ भी मिलेगा वहीं यहाँ पे अड़ा नहीं है, ये ढा जरूर है। ठीक है, डोबी डोबी कड़प्पा। गंगा जमुना माझे रे कही नाई पंक्तियाँ किसकी हैं? ये डोम्बिपा की हैं। अब यहाँ पर डोम्बी आ गए हैं, यहाँ पर कड़प्पा थे, अब डोम्बिपा की तो कोई पहचान नहीं हो रही है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा इनको। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका
हाई न्यूसी खमण भतारे मोहारे विगा अकर्ण न जाए पंक्तियाँ किसकी है? ये कंकुरिया की है। अब देख लीजिए यहाँ पर भी अण आ रहा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं याद रखना है, ठीक है, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। सुसरी नींद ना गेल बहुड़ी जागे पंक्तियाँ किसकी हैं? ये भी ककुरिया की हैं। सिद्ध का विकास कैसे हुआ? किससे हुआ? बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखों से, ठीक है, वज्रयान से हुआ सिद्धों का। और नाथों का किससे हुआ है बताना है आपको। महाराष्ट्र जब नाथ वाली लेकर आएंगे वे सिद्धों को पढ़ लीजिए। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव के अनुसार गोरखनाथ की शिष्य परंपरा आदिनाथ, मतेंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, नृत्यनाथ, ज्ञानेश्वर, ठीक है, ये आपको पता चल गए। नाथपंथियों का हठ योग साधना का विकास किसकी प्रतिक्रिया में हुआ? सिद्धों की वामवर्गी और विभोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया में हुआ। सिद्ध जो नाथ आए थे तो उनके इसके अपोजिट वो आए थे। भावना लई भावना होई अभाव न होई असह ऐस स्वभाव को पति आई पंक्तियाँ किसकी हैं? लुइपा की हैं। बहुत अच्छी पंक्ति हैं, शायद आपको पता नहीं थी तो इसको नोट डाउन करिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथपंथ के चरमोत्कर्ष का समय कब से कब तक माना है? 12वीं शती से 14वीं शती तक माना है। बहुत अच्छा पॉइंट है। नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। पंक्तियाँ किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नोट डाउन जरूर करें, आती है ये वाली पंक्ति। आगे देख लीजिए गोरखनाथ का समय, ये सब आप नोट कर लेना। अगर जो भी आपके नोटबुक में नहीं है तो ये किसी ने कौन सा समय बताया इसको भी आप नोट डाउन करिए, पूछा जा सकता है। गोरखनाथ का समय 13वीं शती है। गोरख बानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया? बहुत कॉमन सा है, मुझे लगता है सभी को पता हो। जिनको नहीं पता नोट डाउन कर लीजिए। नाथों की संख्या सभी को पता है 9 है। नाथ से 9 से समझ जाना 9 है। तो डॉक्टर पीताम्बर बरथान ने गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 14। और यहाँ 14 के आपको नाम मिल गए हैं, ठीक है। और मुझे लगता है अभी तक ये 14 नाम अभी तक आपको नहीं पता थे। यहाँ पर 14 की 14 रचनाएं आपको प्राप्त हो गई हैं। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया? राजपूताना और पंजाब में। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। नाथ परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे? जलंधर नाथ। ये वाला पेज तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आदिकाल के प्रमुख नाथ कवि गोरखनाथ ये सब हैं। कनफटे योगी किसको नाथपंथ को कहा जाता? आचार्य शुक्ल ने सिद्धसरपा का समय ये माना है। नौलख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। पंक्तियाँ किसकी है? गोरखनाथ की हैं। ये इतना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंजन माही निरंजनी भेड़िया तिल मुख भेटिया तेल, मूर्ति मोही अमर मूर्ति परसिया भय निरंतर खेल, ये भी गोरखनाथ जी की है। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ तक तो जरूर याद कर लीजिए। गोरखनाथ के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम, तत्र निरंजन पुराण, विराट पुराण, ठीक है, ये संस्कृत ग्रंथ हैं उनके, इनके बारे में पूछ सकते हैं। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं गोरखनाथ। ये पॉइंट, इस पंथ को योगमार्ग योग संप्रदाय दूत भी कहा जाता है नाथ पंथ को। ये शंकराचार्य के बारे में आप पढ़ लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, क्या पंक्ति कही है। सिद्ध मत और नाथ पंथ से प्रमुख अंतर क्या है? ये अंतर एक ही रहा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। और दूसरा अंतर क्या है? यहाँ पर है नेक्स्ट अंतर, ये एक अंतर यहाँ पर ये रहा, ठीक है। अब आगे देते हैं। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने गद्य लेखक माना है, ठीक है। गोरखवाणी की भाषा थी खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। आचार्य शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को क्या कहा है? ये पता है, ये तो मोस्टली सभी पीजीटी टीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं सभी को पता होगा। नाथ बोले अमृतवाणी बरसिंग कमली पानी गाड़ी पडरवा बाधिले खूंटा चले दमाद वजिले ऊंटा। पंक्तियाँ किसकी हैं? गोरखनाथ जी की हैं। गुरु कीजिए महिला निगुरु ना रहीला, गुरु बिन ज्ञान न पाए रे बहिला, गोरखनाथ की है। इस तरह की पंक्तियाँ और किसने कही है? कबीरदास जी ने भी कही है ना, लेकिन उससे पहले गोरखनाथ जी कह चुके हैं। हजारी पर, और आपको पता है कबीरदास जी जो थे इनसे काफ़ी उन्होंने सीखा भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख चरित्र जितनी पुस्तकों का उल्लेख किया उन्होंने 28 पुस्तकों का उल्लेख किया, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं है, भूल जाइए उनको। गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लो, पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। दूध कहो अब दूध कहो, पंक्तियाँ तुलसीदास जी के हैं। पूछी जाती है 100% में लगाकर चलिए यहाँ पे दोनों ही, ठीक है, दोनों ही पंक्तियाँ। कुछ सिद्धों के चर्या गीत और दोहा के वो
बोधघान और दोहा का नाम किसने दिया? तो ये तो सभी को पता है ना, ये सभी को पता है। इसको आप सोच के रखिए। अगली जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी उसमें आपको इसका उत्तर मैं बताऊँगी क्या है ना। ये वैसे आपने अगर तैयारी की है कि बोधघान और दोहा नाम से जानी जाती थी, किसने कहा, तो ये आपको पता होगा। तो इस तरह से आपकी पीजीटी टीजीटी की आदिकाल की जो तैयारी यूनिक तरीके से शुरू की गई है, ये बहुत आपको पसंद भी आई होगी। एमसीक्यू के साथ साथ तैयारी हो रही है आपकी डिटेल की, और आपकी तैयारी हो रही है जो आप तक नहीं किया है। पसंद आई है तो ये ज्ञान सभी तक बांटिए, शेयर कीजिए वीडियो को और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए।